तो चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग क्वेश्चन आंसर आवर इन्वायरमेंट चैप्टर का। ठीक है, पहला सब इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। पहले वाट, पेज नंबर 212 पे जाके देखिएगा, वहाँ पे लिखा होगा व्हाट आर ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल क्या है? गिव एन एग्जांपल ऑफ फूड चेन एंड स्टेट द डिफरेंस बिटवीन ट्रॉफिक लेवल इन इट। ट्रॉफिक लेवल क्या है? तो ट्रॉफिक लेवल क्या है इसका देखेंगे क्या लिखा हुआ है। द वेरियस स्टेप इन ए फूड चेन एट विच द ट्रांसफर ऑफ फूड फॉर एनर्जी या एनर्जी टेक प्लेस इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। नहीं समझे? चलिए एक फिगर दिखाते हैं। ये देखिए, ये फिगर उस दिन भी दिखाए थे। हाँ। ये क्या है? फूड चेन मतलब कैसे बनेगा? ये प्लांट है, प्लांट को कौन खाएगा? ग्रास होपर। इसको कौन खाएगा? मेढक। फ्रॉग। फिर इसको कौन खाएगा? फ्रॉग को? मेढक। मेढक। तो ये क्या है? फूड चेन है। हाँ। अलग अलग फूड चेन में अलग अलग ट्रॉफिक लेवल आ रहा है कि नहीं? ये प्रोड्यूसर हो गया, ये क्या हो गया? प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर जो सेकेंड बार कंज्यूम करे, टर्सरी कंज्यूमर ये थर्ड बार करे। तो यही ना ट्रॉफिक लेवल, अलग अलग ट्रॉफिक लेवल। नीचे से ऊपर के ट्रॉफिक लेवल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, तो यही होता है ट्रॉफिक लेवल फूड चेन में। ठीक है, तो यहाँ पे यही सवाल है। अब हम लोग समझ गए कि ट्रॉफिक लेवल क्या होता है। व्हाट आर ट्रॉफिक लेवल? गिव एन एग्जांपल ऑफ फूड चेन एंड स्टेट द डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल इन इट। तो ट्रॉफिक लेवल क्या होता है कि एक फूड चेन होता है, जब वेरियस स्टेप होता है फूड चेन में जिसमें कि एनर्जी ट्रांसफर होता है। ये फूड चेन जैसे हुआ, इस फूड चेन को अगर ऐसे होता है फूड चेन, इसको हम पिरामिड शेप में देना चाहे तो ऐसे होगा कि नहीं होगा? इसमें वेरियस स्टेप है कि नहीं? पहले प्रोड्यूसर आता है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर। तो ये सब जो अलग अलग स्टेप आ रहा है उसी को क्या बोलते हैं? ट्रॉफिक लेवल। अब एग्जांपल क्या लेते हैं? फूड चेन को इसी का ले लो। जैसे ग्रास है, ग्रास को कौन खाया? इंसेक्ट। इंसेक्ट को कौन खाया? फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खाया? बर्ड। तुम ऐसे भी दिखा सकते हैं इसको सीधा सीधे, मन करे तो ऐसे भी दिखा सकते हो। ऐसे दिखाओगे तो और अच्छा लगेगा कि कौन किसको इसको ऐसे से खा रहा है। यहाँ पे अलग अलग ट्रॉफिक लेवल भी बताइए। अब क्या कर रहा है कि आप इसमें ट्रॉफिक लेवल भी बताइए कि कौन कौन है। तो ग्रास रिप्रेजेंट क्या करेगा? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को। ग्रास किसको रिप्रेजेंट करेगा? प्रोड्यूसर जो है। यहाँ पे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हुआ। हाँ। उसके बाद जो आएगा सेकंड ट्रॉफिक लेवल ग्रासोफर। जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट क्या है? ग्रासोफर। तो सेकंड ट्रॉफिक लेवल। थर्ड ट्रॉफिक लेवल क्या हो जाएगा? फ्रॉग। फोर्थ जो ईगल है, बर्ड्स है, उसका बात कर रहा है। तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे फिर से बता रहे। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? तो फूड चेन में जो अलग अलग लेवल होता है एनर्जी ट्रांसफर का, उसी को क्या बोलते हैं? ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल। कोई एक ट्रॉफिक लेवल का एग्जांपल बताइए। तो ये एग्जांपल तुमने ऐसे करके बताना या फिर ऐसे करके बता सकते हो। फिर अलग अलग इसमें ट्रॉफिक लेवल कहाँ है ये बताइए। तो ग्रास हो गया, जैसे पहला ट्रॉफिक लेवल हो गया ग्रासोपर हो गया, सेकंड ट्रॉफिक लेवल हो गया फ्रॉग हो गया, थर्ड ट्रॉफिक लेवल हो गया ईगल हो गया, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल हो गया। अलग अलग ट्रॉफिक लेवल भी अलग अलग बता दिए हमने। ठीक है, ये तो हो ही गया। अब क्या है? वाटर डिकम्पोजर्स। अब ये 212 पेज पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। डिकम्पोजर्स क्या है इन द इकोसिस्टम? तो पता ही है। डिकम्पोजर्स का रोल पूछ रहा है, मतलब ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ डिकम्पोजर्स, या फिर व्हाई डिकम्पोजर्स इज इम्पोर्टेंट रोल प्ले इन अ व्हाई डिकम्पोजर्स प्लेज ए इम्पोर्टेंट रोल इन अ इकोसिस्टम, ये भी पूछ सकता है। डिकम्पोजर्स किसको कहते हैं बता तो? सैप्रोफाइटिक को। सैप्रोफिटिक जो होता है फंगी और बैक्टीरिया। पर एक सिंपल से लाइन में लिख देंगे डिकम्पोजर्स आर द सैप्रोफिटिक, जैसे कि विच फीड ऑन द डीड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल। उसके बाद एग्जांपल भी दे देंगे जैसे कि फंगस और बैक्टीरिया। तो ये क्या काम करता है? ये क्लीनिंग एजेंट की तरह काम करता है कि नहीं? वो फीड करता है एनिमल पे। क्लीनिंग एजेंट का काम करता है कि नहीं? इन्वायरमेंट में साफ सफाई का काम। कोई मरा गला गिरा गया तो इसको कौन साफ सफाई करेगा? फिर सेकंड क्या है? डिकम्पोजर्स ऑल्सो हेल्प इज इन पुटिंग द वेरियस एलिमेंट विच डेट द, उसको बताए थे कि सरामला के गला के पूरा जो इसमें से मिनरल्स को किस में कर देता है। अगर ये पॉइंट नहीं भी याद हो रहा है तो इसको छोड़ो। सेकंड वाला पॉइंट याद नहीं हो रहा है तो इसको छोड़ते हैं। थर्ड पॉइंट इजी है। दे हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकलिंग करता है कि नहीं? प्लांट मरे गले में से लेगा और डाल देगा सॉइल में, यही सॉइल में से फिर किसको मिल जाएगा? और फिर प्लांट से किसको मिल जाएगा? एनिमल में। अब वही एनिमल जब मर जाएगा फिर डिकम्पोजर्स लाके तक हुआ ना, रिसाइकलिंग करता है कि नहीं न्यूट्रिएंट्स का। चौथा है दे डिकम्पोज डेड एंड डिकेइंग देयरबाय प्रोवाइडिंग स्पेस फॉर न्यू लाइफ ऑफ सेटलमेंट इन द एटमॉस्फेयर। साफ सफाई करेगा तब ना नया लाइफ आएगा।
जगह भी तो चाहिए जिंदगी पे रहने के लिए धरती पे, ठीक है। हाँ तो क्या क्या काम करता है डिकम्पोजर्स का, तो दे एक्ट एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर इन्वायरमेंट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, दे हेल्प इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स। तीसरा पॉइंट याद रखेंगे, दे प्रोवाइड ए स्पेस फॉर द न्यू लाइफ सेटलमेंट इन बायोस्फीयर। ये स्पेस प्रोवाइड करता है ताकि न्यू लाइफ सेटलमेंट हो जाए कहाँ पे, बायोस्फीयर में। बायोस्फीयर में। 2 पॉइंट ये सारा हो गया। अब है तीसरा क्वेश्चन इन टेक्स्ट का, व्हाट आर द व्हाई आर द सम सब्सटेंस बायोडिग्रेडेबल एंड सम नॉन बायोडिग्रेडेबल। कोई तो वही लिखना है, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल का हम बताए थे। दो सब्सटेंस which can break down easily with the help of microorganism are called biodegradable। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के से द्वारा टूट जाए आसानी से, उसको कहेंगे बायोडिग्रेडेबल। जो नहीं टूट पाए उसी को कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। एग्जांपल जैसे प्लास्टिक, पॉलिथीन, डीडीटी। इधर कॉटन, वूल, पेपर, इधर आयरन भी हो सकता है नॉन बायोडिग्रेडेबल में। तो ये तो पता ही है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट किसको बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट किसको बोलते हैं, उसी के बारे में पूछ रहा है। फिर यहाँ पे बोल रहा है, गिव एनी 2 ways in which the biodegradable substance affect the environment। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कैसे अफेक्ट करता है, तो हम बताए थे अगर तुमसे पूछे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ज्यादा हानिकारक है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो बोलना नॉन बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि ज्यादा पॉल्यूशन फैलाता है। लेकिन बायोडिग्रेडेबल भी है, कैसे, कहीं पे कचरा उचरा मान लो प्लास्टिक पेपर ऊपर फेंके हैं, फल सारा गला फेंके हैं, तो वहाँ पे क्या क्या हो सकता है, एक तो उसके खराब से स्मेल आएगा, फिर से वहाँ पे देखते कीड़ा मकोड़ा भी आने लगता है। वो फैलने का, कीड़ा मकोड़ा का पैदा होने के लिए क्या होता है, जगह प्रोवाइड करता है, ब्रीडिंग ग्राउंड प्रोवाइड करेगा, जहाँ पे कचरा फेंका रहता है वहीं पे आता है ये सब चीज। तो दे विल सर्व एज ए ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर फ्लाइज एंड मॉस्किटो वेयर विच आर द कैरियर ऑफ डिजीज लाइक क्लोरा, मलेरिया। सर्वर के अंदर पे फेंका है तो वहीं पे मलेरिया उत्पन्न हो सकता है, वहीं पे ये क्या बोलते हैं, मॉस्किटो आ सकता है, फ्लाइज आ सकता है, और वहीं से वो पैदा क्या करेगा, क्लोरा, मलेरिया, ये सब। फिर दूसरा क्या है, दे प्रोड्यूस फोल स्मेल दैट काउजिंग एयर पॉल्यूशन। गंदा स्मेल करेगा तो एयर पॉल्यूशन होगा। तो बायोडिग्रेडेबल का क्या क्या हानिकारक है, तो क्या बताओगे। पहला पॉइंट, ये प्रोवाइड करेगा, दे प्रोवाइड ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर फ्लाइज एंड मॉस्किटो। ब्रीडिंग ग्राउंड प्रोवाइड करेगा फ्लाइज और मॉस्किटो के, जो कि कैरियर होगा डिजीज लाइक क्लोरा एंड मलेरिया। फिर से क्या है, दे प्रोड्यूस फोल स्मेल दैट काउज एयर पॉल्यूशन। स्मेल प्रोड्यूस करेगा जिससे क्या होगा, एयर पॉल्यूशन। फिर यहाँ पे तीसरा है, वो तो पता है कि बायोडिग्रेडेबल कैसे करता है, इसमें क्या पूछ रहा है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल कैसे एनवायरनमेंट को इफेक्ट करता है। तो एक्सेस ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजेशन रन अप विद द वाटर टू वाटर बॉडीज कॉज वाटर पॉल्यूशन। जैसे क्या बताया कि डीडीटी बताए थे, कीटनाशक होता है, वही होता है पेस्टिसाइड, कीड़ा को मारने वाला, या फर्टिलाइजर जो हम लोग रखते हैं किस में, पेड़ पौधा में, तो वो भी सड़ता गलता नहीं है, वो रह जाता है किस में, मान लो कि ये पेड़ पौधा है, इसके अंदर हम क्या रख दिए, फर्टिलाइजर या डीडीटी रख दिए, फर्टिलाइजर रख दिए, तो वो तो पूरा जमीन के अंदर जाता नहीं है, वो ऊपर ही रह जाता है। अब क्या हो गया कि जैसे ही बरसात का पानी आएगा तो फर्टिलाइजर तो हानिकारक होता है हम लोगों के लिए, पेस्टिसाइड भी। पेस्टिसाइड क्यों छीटा जाता है, ताकि कीड़ा मकोड़ा भागे, तो ये तो छीटा हुआ, लेकिन ये वाइट क्या होगा, इस पानी के सहारे, इस पानी के सहारे जम जाएगा, इस पानी के सहारे चल जाएगा किस में, मिट्टी में भी चला ही जाएगा, प्लस इसमें भी चला जाएगा, समुद्र में। जब समुद्र में चला जाएगा तो वाटर पॉल्यूशन हो जाएगा। जो डीडीटी हमने कहाँ छीटा, मिट्टी में, वो अब कहाँ चला गया, वाटर में, और वाटर में कौन रहता है, मछली। और मछली खाओगे तो मछली की इफेक्ट होगा, तो फिर बायो मैग्निफिकेशन हो जाएगा, तो फिर आदमी भी इफेक्ट हो जाएगा। बस इतना जान जाओ कि जो एक्सेस यूज करेंगे बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जैसे कि पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर का, वो रन विथ वाटर बॉडीज, जिसके कारण क्या होगा, वाटर पॉल्यूशन होगा। दे में चोक सर्वर सिस्टम ऑफ सिटी और टाउन दैट में ओवरफ्लो ओवर द रोड्स। फिर क्या है कि चौक मतलब क्या होता है कि अगर मतलब कि कहीं पे ला के कूड़ा कचरा जमा कर रहा हो नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो जमा तो होते जाएगा, क्यों, क्योंकि वो सड़ने गलने वाला नहीं है। तो वो अगर कोई जगह, उसके लिए भी जगह चाहिए ना रखने के लिए, कहाँ रखोगे उसको, कितना जमीन के अंदर रख दोगे बताओ, जितना जमीन रहेगा उतना ही ना। तो सिंपली क्या लिखेंगे यहाँ पे, तुम क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, क्या क्या काम करता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल कैसे इफेक्ट करता है। तो मोस्ट जैसे कि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जैसे कि पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स कॉज वाटर पॉल्यूशन, इसके कारण क्या होगा, वाटर पॉल्यूशन होगा। फिर क्या हो दूसरा पॉइंट, दे में चोक द सर्वर सिस्टम ऑफ सिटी। चोक मतलब क्या होता है, जमाव, दे में चोक सर्वर सिस्टम ऑफ सिटी। कैसे क्या क्या लिखेंगे, दे में चोक सर्वर सिस्टम ऑफ सिटी, पहला पॉइंट। फिर से नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जैसे कि फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड क्या करेगा, कॉज वाटर पॉल्यूशन।
इसमें बायोडिग्रेडेबल का क्या इफेक्ट बताए थे? दे प्रोवाइड ए ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द फ्लाइज एंड मॉस्किटो, ब्रीडिंग ग्राउंड प्रोवाइड करता है फ्लाइज और मॉस्किटो को, जिसके कारण डिजीजेस होगा क्लोरा मलेरिया। दे प्रोड्यूस फॉल स्मेल कॉजिंग एयर पोल्यूशन। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल का क्या क्या इफेक्ट है इसको याद रखें, नॉन बायोडिग्रेडेबल का क्या क्या इफेक्ट है उसको याद रखें, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल में अंतर भी क्या है उसको भी याद रखें। अब यहाँ पे व्हाट इज ओजोन एंड हाउ डज इज अफेक्ट एनी इकोसिस्टम। ओजोन के बारे में बताए थे। ओजोन आर द आइसोटॉप्स ऑफ ऑक्सीजन विच आर मेड फ्रॉम द 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। बता देंगे ओजोन क्या है। ओजोन का निर्माण भी दिखा सकते हैं, कैसे दिखाओगे? हवा में और होता है और यूवी। ये रिएक्शन करके भी दिखा दो कि ओजोन कैसे बनता है। ओजोन लिखने के लिए आए तो सबसे पहले क्या लिखोगे? पहले बताएंगे कि ओजोन क्या होता है। तो ओजोन आर द आइसोटॉप्स ऑफ ऑक्सीजन, पहला पॉइंट। ये भी लिखा हुआ है, इसे वही सब बात। आइसोटॉप्स ऑफ ऑक्सीजन ये क्या चीज से फॉर्मेट होगा? दे फिर क्या लिखोगे? दे आर फॉर्मेड बाय द मॉलिक्यूल ऑफ, दे आर फॉर्मेड बाय द 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। लिखा है एटम ऑफ ऑक्सीजन। फिर उसका देख रही अपने मन से रिएक्शन भी दिखा सकती हो, अगर लिखने नहीं आ रहा है ज्यादा साइंस तो ऐसे कैसे लिखोगे? O3 है, O2 है तो इसमें UV रह जाएगा, तो ये O में टूट जाएगा। फिर ये हुआ तो बाहर में ऑक्सीजन घूमता रहेगा, तो क्या बन जाएगा? O3। इसी को क्या लिखेंगे? ओजोन। फिर से ये कैसे इफेक्ट करता है? तो इसके कारण क्या होता है? स्किन कैंसर होता है, फिर से कैटरेक्ट होता है और DNA डैमेज होता है। बताए थे? तो आंसर लिख लोगे। पहले ये बताना कि ओजोन कॉज पॉइंट बना के स्किन कैंसर, DNA डैमेज और ये एग्जांपल ऐसे लिख देंगे कॉजेस ऑफ ओजोन, ऐसे ही ना होगा? हाँ, जितना जो पूछो वही पूछो। वहाँ क्या पूछ रहा है? ओजोन क्या है और ओजोन के कारण होता क्या क्या है। वो ओजोन का कारण नहीं ना पूछ रहा है कि कॉज वाई व्हाट आर द, वो अगर वो कारण पूछता है तुम जो कॉजेस कैसे लिखोगे? यहाँ पे ओजोन होता क्या है या फिर बनता क्या वो पूछ रहा है, और ओजोन का इफेक्ट क्या पड़ता है, कैसे इफेक्ट करता है इकोसिस्टम को अगर ओजोन डिप्लीशन हो जाए। लेकिन ये पूछे व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ओजोन डिप्लीशन, तब न लिखेंगे ओजोन का डिप्लीशन कैसे होता है। तब तुम क्या दिखाओगे? O3 है तो कैसे टूटेगा? यूवी रे से टूटेगा O3। क्लोरोफ्लोरोकार्बन पढ़ते उड़ते नहीं हो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से तो फिर यहाँ पे आ जाएगा CFCl2, यहाँ पे आ जाएगा Cl2 ऐसे करके टूटता है। फिर ओजोन डिप्लीशन कैसे होता है वो हम बता चुके हैं, 25 बार नहीं बताएंगे, वीडियो देखते रहे अपना। हाउ यू कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, गिव एनी 2 मेथड्स। जो वेस्ट डिस्पोजल होता है उसका कोई 2 मेथड बताइए। तो हम बताए थे रिसाइकलिंग कर सकते हैं सॉलिड वेस्ट को, या फिर प्रिपेयर कंपोस्ट और मैन्योर कर सकते हैं। मैंने पीछे वीडियो बता दिया। एक और मेथड बताया था, बताओ तो क्या नाम है उसका? क्या पढ़ते हो? इंक्रीशन, जिसमें जला के उसके एस प्राप्त कर लेता है, उस एस को मैन्योर के रूप में यूज करते हैं, जाके देखना। फिर जो वीडियो बोला जाता है ना, जो वीडियो जिस दिन हो उसी दिन देखो, घर पे जाके दोबारा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम्स, इसमें से कौन जो है ऑप्शन दिया हुआ 4 वो, अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर शुरू हो गया। इसमें से बायोडिग्रेडेबल चुनना। बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है? जो आसानी से सड़ गल जाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरह। ग्रास सड़ जाएगा, फ्लावर सड़ जाएगा, लेदर नहीं सड़ पाएगा। तो लेदर नहीं सड़ेगा। तो इसमें दो है, दो ए वो नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फ्रूट सड़ जाएगा, पिल सड़ जाएगा, केक सड़ जाएगा, लाइम जूस सड़ जाएगा आसानी से। केक, वुड, ग्रास सड़ जाएगा। इसमें आते हैं ग्रास, वुड, प्लास्टिक। ग्रास, वुड, प्लास्टिक। क्या पूछ रहा है? ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम। केवल बायोडिग्रेडेबल कौन है इसमें से, ये चुनना है। केवल बायोडिग्रेडेबल ये तो प्लास्टिक नहीं सर पाता, ही पता ही है। तो ये क्या हो गया? नॉन बायोडिग्रेडेबल। लेमन भी नहीं सड़ता, तो क्या हो जाएगा? नॉन बायोडिग्रेडेबल। बीज दोनों में से फ्रूट पिल्स मतलब फ्रूट का छिलका। चलो इसको हम कल देखते हैं, ठीक है। इसमें कुछ ऑप्शन का ये लग रहा है। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट्स ए फूड चेन, इसमें से कौन फूड चेन का क्या है? कंस्टिट्यूट्स मतलब बता रहा कौन एक फूड चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला लिखा ग्रास, वीट, मैंगो। ये क्या फूड चेन बन रहा है? कोई ग्रास को वीट खाएगा, वीट को मैंगो। फिर यहाँ पे थर्ड वाला आता है गोट,
काउ, Grass, goat. एलिफेंट, गोट है तो गोट क्या है? जानवर। मांसाहारी है। ये शाकाहारी है, इसको कौन खाना चाहिए? मांसाहारी। जबकि काउ दिया हुआ, काउ कहीं गोट को खाएगा? नहीं। अब काउ को कोई एलिफेंट खाएगा तो ये भी गलत है। फिर ग्रास, फिश, गोट, ग्रास को फिश खाएगा? नहीं। तो समझ में आ रहा है ना, जो इसको खाता है वही होगा। अब आते हैं सेकंड वाले पे, इस पे। ग्रास। ये देखो ग्रास है, ग्रास को कौन खाता है? गोट। और गोट को कौन खाता है? ह्यूमन। तो ये फूड चेन का एक एग्जांपल सही दिया हुआ है, यही पूछना चाह रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड चेन। फिर यहाँ पे ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, मतलब ऐसा कौन सा चीज है जो हम कर रहे हैं जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट को क्या हो रहा है, पॉल्यूट नहीं कर रहा है या फिर डेंजर में नहीं डाल रहा है। कैरिंग ए क्लॉथ बैग्स टू पुट ए परचेज इन वाइल शॉपिंग, हाँ सही है, अपने साथ ले जाइए क्लॉथ बैग को, ताकि ज़्यादा प्लास्टिक का नहीं डिमांड होगा, नहीं कंपनी ज़्यादा प्लास्टिक बनाएगी और नहीं आपको वो खरीदना पड़ेगा, नहीं उसका डिकम्पोज करना पड़ेगा उसको, ऐसे भी डिकम्पोज होता नहीं। स्विचिंग ऑफ ऑफ नेसेसरी लाइट एंड फंस, हाँ ज़्यादा बिजली क्या होगा, उठेगा नहीं, तो ज़्यादा हम लोग कोयला जलाएंगे नहीं, जब ज़्यादा कोयला से बिजली बनता है, जब ज़्यादा कोयला नहीं जलेगा तो इससे कोयला से निकलने वाला गैस ज़्यादा हवा में आएगा नहीं, जब गैस ज़्यादा हवा में नहीं आएगा तो इन्वायरमेंट को नुकसान होगा नहीं। तीसरा है वॉकिंग टू स्कूल इंस्टीड ऑफ गेटिंग योर मदर टू ड्रॉप ऑन हर स्कूटर, वॉकिंग टू स्कूल इंस्टीड ऑफ, मतलब कहना चाह रहा है कि पैदल चल जाओ लेकिन स्कूटर से नहीं जाओ। सही बात है, पैदल जा सकते हैं तो क्या होगा, पेट्रोल बचेगा, जब पेट्रोल बचेगा तो पॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब ऑल द अबव ऐसे ऐसे स्टेटमेंट आ सकता है। इसमें इको फ्रेंडली में क्या देखना रहता है, ये देखना है कि मतलब इन्वायरमेंट पॉल्यूट नहीं हो रहा है। स्टेटमेंट पढ़ के समझना पड़ेगा एक दो बार अच्छे से। What will happen if we kill all organism in one trophic level, क्या होगा अगर हम, ये ट्रॉपिक लेवल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ। ये ट्रॉपिक लेवल घुस रहा है दिमाग में? हाँ। इसमें से बोल रहा है, चलो हम दिखाते हैं, पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं कि क्या होगा अगर एक ऑर्गेनिज्म को, एक ट्रॉपिक लेवल में सारे ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहे हैं हम लोग, मार दे रहे हैं, तो क्या होगा? इफ वी किल ऑल organism in one trophic level, the transfer of food energy to the next trophic level will stop. This will cause a break in the food chain, resulting in the ecosystem imbalance. As a result, organism of the higher trophic level will also die, while the individual of the lower trophic level will exhibit enormous growth in their population. Both the condition will be will result ecological upset. चलो बताते हैं इसको फिगर से। बोल रहा है कि मान लीजिए कोई भी ट्रॉपिक लेवल ले लीजिए, मान लीजिए ये ट्रॉपिक लेवल है, हाँ। ये भी है, हाँ। ये भी है, ये भी है। अब इसमें से क्या कर रहे हैं हम कि इसको हम पूरा क्या कर रहे हैं, मार दे रहे हैं। इस ट्रॉपिक लेवल के सारे ऑर्गेनिज्म को क्या कर दे रहे हैं, मार दे रहे हैं। तो किस तरीके से इफेक्ट करेगा हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम को, तो देखिए इसको खाने के लिए कौन है, ये है, इसको खाने के लिए कौन है, ये है। ये कहाँ जाएगा, अपना भोजन कहाँ से लेगा? ये खाता नहीं नीचे वाला चीज, ये वाला खाता नहीं है, ना ही ऊपर वाला खाता है, तो ये कहाँ जाएगा? ये तो इसी पे डिपेंडेंट था ना। हाँ। तो इसका ऊपर वाले ट्रॉपिक लेवल का संख्या क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? अच्छा, इसका वाला घट जाएगा। किसका वाला बढ़ जाएगा? मेढक वाला। हम तो ऊपर वाला का सोचे थे। मेढक छोड़ो, चलो यहाँ ध्यान से सुनो, पहले सोच के बताओ। ये ट्रॉपिक लेवल है, सब ट्रॉपिक लेवल, इसको मान ले रहे हम ट्रॉपिक लेवल, इसको मान ले रहे ट्रॉपिक लेवल 1 है, ये ट्रॉपिक लेवल 2 है, ये ट्रॉपिक लेवल 3 है, ये ट्रॉपिक लेवल 4 है। और नीचे से ऊपर ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, बढ़ते जाता है। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि तुम ये वाला ट्रॉपिक लेवल को क्या कर रहे हैं, हटा दे रहे, सारे ऑर्गेनिज्म का, इसके अंदर का सारे ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहे हैं, मार दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मार दे रहे। तो यहाँ देखो जो ट्रॉपिक लेवल ऊपर वाला है वो तो इस पे डिपेंडेंट था ना। हाँ। इसको इससे खाना नहीं मिलता है, इसको किससे खाना मिलता है, इससे, लेकिन ये नहीं है इसको खाना देने वाला, तो ये क्या होगा, मर जाएगा। तो इसका पॉपुलेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। लेकिन नीचे वाला का क्या होगा, बढ़ जाएगा क्योंकि ये खाना किसको देता है, इसको खाने वाला कौन है, सेकंड वाला। जब किसी कोई खाना ही मिला नहीं तो इसका खाना क्या होगा, बचा ही रहेगा, बढ़ते रहेगा, पेड़ पौधा कोई खाना ही मिला नहीं रहेगा।
तो जब सारे ऑर्गेनिज्म एक ट्रॉपिक लेवल से सारे ऑर्गेनिज्म को जब हम लोग क्या करते हैं, किल कर हटा देते देते हैं, तो अपर ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, हो ऑर्गेनिज्म जाता इन है। द अपर ट्रॉपिक लेवल बिकम डिक्रीज डिक्रीज। while the organism in the lower tropic level become increase। Increase। वही बात है, चलो दिखाते हैं, यही बात है। तो चलिए अब हम समझ गए कि कैसे लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे अभी भी वही लिखा हुआ है, if we kill all organism in one trophic level, क्वेश्चन के अनुसार तो क्या होगा, the transfer of food energy to the next trophic level will be stop। जो फूड का ट्रांसफर होगा नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल की ओर क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप होगा। दिस विल कॉज ब्रेक इन द फूड चेन रिजल्टिंग इन द इकोसिस्टम बैलेंस। Imbalance। जो फूड चेन होगा टूट जाएगा, इनबैलेंस हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, एज द रिजल्ट ऑर्गेनिज्म इन द हायर ट्रॉपिक लेवल विल डिक्रीज या ऑल्सो डाई, while the lower trophic level by the organism in the lower trophic level will increase। so ये दोनों कंडीशन क्या है, खतरनाक है। अब इतना बड़ा इंग्लिश लिखा है, इसको अपने से नहीं लिख सकते हैं, चलिए लिखने का कोशिश करते हैं। एक ट्रॉपिक लेवल ऐसा क्वेश्चन आएगा, एक ट्रॉपिक लेवल ऐसे बना के भी दिखा देंगे, ठीक है। इसको हम ऐसे कर देंगे, मान लीजिए कि ऐसे लिख दिए, इसका एग्जामिनर को दिखा देंगे कि देखिए ये है T1, ये है T2, ये है T3, और यहाँ पे T2 की जगह इसको एग्जामिनर को लिख के दिखा देंगे क्या हो गया, डाई। और उसके बाद T1 क्या लिख दोगे, इंक्रीज। T2 क्या लिख दोगे, T3 क्या लिख दोगे, डिक्रीज। ये तो लिख ही दोगे शॉर्टकट में भी। और उसके बाद क्या लिखोगे, इफ वी किल ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉपिक लेवल then the transfer of food energy to the next level will stop and food chain will affected badly। food chain क्या होगा, affect होगा badly and in the organism in the next trophic level upper trophic level will decrease while the organism in the lower trophic level will increase। और तीसरा बात क्या लिखोगे, and both condition are बैड फॉर द अवर इकोसिस्टम। उसके बाद वही वो T1 T2 T3 करके समझ गए ना। T1 बताओ इसे बनाएंगे क्या लिखेंगे, T1 T2, ये क्या है T3, ये क्या है T2, ये क्या है T1। T2 को क्या किए, डाई कर दिए। ये क्या हो जाएगा T1, पॉपुलेशन T1 इंक्रीज। समझ में आ गया। चलिए अब एक ऐसे एक और क्वेश्चन है, चलिए दिखाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 इसी से मिलता जुलता। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, will the impact of removing all organism in a trophic level be different for the different trophic level। will the impact of removing all organism in a trophic level be different for the different trophic level। can the organism of any trophic level will be removed without causing any damage to the ecosystem। कहना चाह रहा है कि अगर ये कोई ट्रॉपिक लेवल है, मान लीजिए ये ट्रॉपिक लेवल है, तो ये ट्रॉपिक लेवल कैसे अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से इफेक्ट डालता है अगर इसको रिमूव करें। तो देखो इफेक्ट तो डालेगा ही। यस द इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग ऑल द ऑर्गेनिज्म इन अ ट्रॉपिक लेवल विल बी डिफरेंट फॉर द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। अलग अलग और ट्रॉपिक लेवल को अलग अलग तरीके से क्या करेगा, इम्पैक्ट करेगा। एग्जाम्पल फॉर एन एग्जाम्पल ऑन रिमूविंग प्रोड्यूसर, मान लेते हैं हम एक एक करके चलते हैं, इसको यहाँ पे छोटा सा फिगर बनाते हैं। ये क्या है, प्रोड्यूसर। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, मान लो प्रोड्यूसर को क्या कर दे रहे हैं, रिमूव। पहला केस क्या ले रहे हैं, प्रोड्यूसर को रिमूव कर दे रहा है। द प्रोड्यूसर को रिमूव करेंगे तो जो भी प्रोड्यूसर को कौन खाता है, हर्बीवोरस। तो हर्बीवोरस सर्वाइव कर पाएगा नहीं, हर्बीवोरस विल नॉट सर्वाइव एंड दे विल माइग्रेट इधर से उधर अपना खाने के लिए क्या करेगा, खोजेगा। तो प्रोड्यूसर को अगर हम लोग क्या कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं, तो हर्बीवोरस इफेक्ट हो जा रहा है। हर्बीवोरस जो शाकाहारी का है। अब सेकंड केस लेते हैं, अगर हर्बीवोरस को हटाएंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कार्निवोरस। अगर हर्बीवोरस को हटाओगे तो क्या होगा, कार्निवोरस का संख्या क्या होगा, डिक्रीज होगा, और प्रोड्यूसर का संख्या ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ग्रोथ अनचेकेड एंड द कार्निवोरस वुड नॉट गेट फूड। अब तीसरा केस लेते हैं, यदि कार्निवोरस को हटा देंगे तो क्या होगा, बताओ। कार्निवोरस को हटा देंगे तो क्या होगा, कहाँ होगा, हर्बीवोरस इंक्रीज हो जाएगा। प्रोड्यूसर भी, अब हर्बीवोरस इंक्रीज होगा, प्रोड्यूसर इंक्रीज होगा, और उसके बाद
संख्या बढ़ जाएगा, उसको खाने कार्निवोरस वाला को कोई नहीं होगा, द मैन ये जो उसके बाद क्या होगा, कार्निवोरस को जो खाने वाला उसकी संख्या क्या होगा, कम जाएगा कम जाएगा। और फिर वो मर जाएगा। ये सब लिखने आता है इंग्लिश में। हाँ, अगर डिकम्पोजर्स को रिमूव करेंगे तो क्या होगा बताओ। वो सड़ा गला को हटा का- नहीं पाएगा और आ, खनिज नहीं बनाएगा, तो फिर हाँ, प्लांट को पोषण नहीं इफ मिलेगा। डिकम्पोजर्स इज रिमूव तो क्या होगा, देन द न्यूट्रिएंट्स विल नॉट रिसाइकलिंग, पहला Recycling. पॉइंट। एंड द प्रोड्यूसर decomposers also plays a important role in ecosystem with the help of their cleaning agent. But if the decomposer will die, then इट डू नॉट वर्क्स properly, मतलब क्लीनिंग एजेंट भी कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे वो लिखा है, रिसाइकलिंग वाला बात लिखा है यहाँ पे, अपने से बना के लिख सकते हो। तो ये सब जरूरी तो है कि याद कर लोगे पूरा, अपने से इंग्लिश में आना चाहिए, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना है। तो कैसे, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, उसमें बोल रहा है एक ऑर्गेनिज्म को हटा देंगे तो ट्रॉपिक लेवल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो सिंपली बता दोगे T1 T2 T3 करके। यहाँ पे बोल रहा है डिफरेंट फॉर डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल, यहाँ पे क्वेश्चन समझो, इन ट्रॉपिक लेवल पे डिफरेंट फॉर डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल, मतलब अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पे अलग अलग क्या प्रभाव पड़ेगा, तब ये वाला आंसर लंबा चौड़ा लिखेंगे। यस, द इम्पैक्ट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट टॉपिक लेवल, पहले लिख देंगे, फिर पॉइंट बनाएंगे यहाँ पे, फिर क्या दिखाओगे, ऐसे तो ये तो बनाना ही है, प्रोड्यूसर T1 T2 T3 करके प्रोड्यूसर हो गया, पेड़ पौधा को दिखा दो ऐसे करके। फिर यहाँ पर क्या लिखोगे, इफ द प्रोड्यूसर इज रिमूव द हर्बीवोरस संख्या क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है। और उसका लिखोगे इफ द हर्बीवोरस इज रिमूव देन द प्रोड्यूसर विल इंक्रीज एंड कार्निवोरस विल बी डिक्रीज। अब है कि कार्निवोरस का लिखना नहीं पा रहा था, सीधे वो पॉइंट छोड़ के डिकम्पोजर का लिख देना, इफ डिकम्पोजर विल रिमूव then the recycling of nutrients cannot occur and cleansing action of our environment also would not possible। जो क्लीनिंग एक्शन होगा हमारे environment का वो भी पॉसिबल नहीं होगा। तो समझ में आ रहा है ना कैसे लिखना है। हाँ। चलिए अब है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, इफ ऑल द वेस्ट जनरेटेड इज बायोडिग्रेडेबल विल दे हैव नो इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। बोल रहा है कि सारा वेस्ट अगर जनरेट हो रहा है बायोडिग्रेडेबल तो क्या इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा एनवायरनमेंट पे। होगा। बच्चा को लगता है कि नहीं होगा, बायोडिग्रेडेबल ऐसा चीज है वो तो कर ही जाता अपने, लेकिन इसका भी होता है। क्या क्या हो सकता है अपने से बता सकते हो, वहाँ पे लिखा हुआ है, इसको देखो नहीं अपने से बता सकते हो। दे प्रोवाइड अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द फ्लाइज एंड मॉस्किटो एंड दिस फ्लाइज एंड मॉस्किटो प्रोड्यूस डिजीजेस लाइक क्लोराइन मलेरिया। फिर दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हो, दूसरा पॉइंट लिख सकते हो दे प्रोड्यूस स्मॉल स्मेल फॉइल स्मेल। अब फिर उसके बाद क्या लिख सकते हो, एयर पोल्यूशन। तीसरा ये भी लिख सकते हो कि इंक्रीज इन द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो अगर मान लो ब्रीडिंग ग्राउंड तो प्रोवाइड करता ही है, अगर ये वेस्ट रहा तो अगर तो बहुत छोटा छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जमा हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी क्या चाहिए, ऑक्सीजन। क्या चाहिए, इसको भी क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो इसको ऑक्सीजन चाहिए, तो हवा में का ऑक्सीजन कम ही ना होने लगेगा, तो फिर हम लोग को ना कमी होने लगेगा। तो यहाँ पे ये बात लिखा है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एक्वेटिक मीडियम, ऑक्सीजन डिफिशियंसी विल ऑकर, ऑक्सीजन डिफिशियंसी इन वाटर बॉडीज। मतलब वाटर बॉडीज मतलब कि हम लोग की बात नहीं कर रहे, पानी में के जो जानवर उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना, पानी में के जानवर का। अगर ऊपर में सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएगा, ऊपर से ऊपर ले लेगा, तो नीचे वाले जानवर को क्या मिलेगा, ठीक है ना। तो ये 3 पॉइंट लिखना कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का क्या इम्पैक्ट है। देख तो क्या करता है ये, वो क्या है, ग्राउंड प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, ब्रीडिंग ग्राउंड। दूसरा लिखना है वो एयर पोल्यूशन, तीसरा क्या लिखोगे, दे प्रोड्यूस फॉल स्मेल। चौथा क्या लिखोगे, डिक्रीज ऑक्सीजन डिफिशियंसी इन वाटर बॉडीज, सिंपली डिक्रीज एफिशिएंसी ऑफ वाटर बॉडीज। इफिशियंसी है, क्या है इफिशियंसी, ऑक्सीजन डिफिशियंसी या डिक्रीज ऑक्सीजन इन वाटर बॉडी, डिक्रीज ऑक्सीजन इन। चलो 4 पॉइंट बता रहे हैं, चलो बताओ क्या लिखेंगे। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का इम्पैक्ट प्रोवाइड करेगा क्या, ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर वो मॉस्किटो एंड फ्लाइज, प्रोड्यूस फॉल स्मेल, कॉज एयर पोल्यूशन। चौथा डिक्रीज ऑक्सीजन इन वाटर बॉडीज। लिख लिए, वही एक क्वेश्चन, सब यही है, बड़ा देखने में सब लग रहा है। फिर से यहाँ पे बोल रहा है व्हाई इज द डैमेज टू द ओजोन लेयर कॉज फॉर कंसर्न। ओजोन लेयर डैमेज हो रहा है, इसका
क्या कंसर्न है, क्या मतलब बताना चाह रहे हैं। हम लोग तब पहले तो ये भी बता सकते हो कि ओजोन लेयर क्या होता है, डिप्लीशन कैसे होता है, कॉजेज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन क्यों होता है, ड्यू टू एक्सेस यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोकार्बन, CFC, ये सब लिखोगे, उसका रिएक्शन करके दिखाओगे। कैसे रिएक्शन करोगे, ये O3 है, इससे कौन रिएक्ट करेगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCS, तो क्या बनेगा, सी क्या बनता है यहाँ पे, क्लोरीन, Cl2, और क्या बनता है यहाँ पे, वही तो लंबा चौड़ा नहीं याद है। याद करके आना। फिर ये Cl2 किसको करेगा, ऑक्सीजन को, O2 को। अपना करके आना, देखना है रिएक्शन, ठीक है। ठीक है, वो वाला भी लिख देना कि किस तरीके से ओजोन टूटता है। टूटता है। ओजोन टूटता है, ये हो गया। अब उसके बाद जो हो गया, अब उसके बाद बताओगे क्या स्टेप लिखा जा रहा है, तो बोलोगे कि वी शुड अवॉइड द यूज ऑफ रेफ्रिजरेटर, एसीज, लेस यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन मशीन, लिख सकते हो, कम क्लोरोफ्लोरोकार्बन को यूज करना चाहिए मशीन में, आ जाएगा लिखने। हाँ, ये तो क्वेश्चन बता ही दिए अभी। ये लास्ट क्वेश्चन है, इससे पहले वाला ये मलेरिया, ये क्या है, ये नहीं, ये हो गया पूरा। एक अपने तरफ से क्वेश्चन दे रहे हैं जो BBI है प्रीवियस ईयर का, ये जो तुम्हारी बुक में कहीं पर नहीं है। व्हाट इज 10% लॉ, 10% लॉ क्या है, ये अपने से क्वेश्चन बनाया गया, प्रीवियस ईयर में भी बहुत बार पूछा हुआ है इस टाइप का। 10% लॉ क्या होता है, तो देखो अब पिरामिड बताए थे, हाँ, पिरामिड, ये क्या है, ग्रास, ग्रास है, ये क्या है, ग्रासोफर, ये क्या है, फ्रॉग, फ्रॉग, ये क्या है, ईगल, ईगल। तो यहाँ से ये ट्रॉपिक लेवल इंक्रीज होता है T1, T2, T3, T4, मान लिए। अब जो है इसको कहाँ से एनर्जी आता है, सन से, इसे सन बनाएंगे, सन से इसको एनर्जी आता है। मान लो इसके पास एनर्जी कितना है, यहाँ पे लिखना 1000 जूल, इसके पास एनर्जी है। तो क्या ग्रास का सारा एनर्जी ग्रासोफर में ट्रांसफर हो जाएगा, ग्रासोफर खाएगा तो नहीं ना, 10% ही ट्रांसफर हो जाता है। तो 10% कितना होगा 1000 का, 100। फिर क्या ग्रासोफर का ही सारा एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा, फ्रॉग में नहीं, उसका 10 ही होगा, तो कितना होगा 10 जूल। फिर इसका कितना होगा 0.1 जूल। तो यही बात है कि जब एक जगह से, जब नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं ट्रॉपिक लेवल में, तो एनर्जी क्या होता है, कम होता है। और एक चीज बताए तो इंक्रीज होता है, क्या, बायो मैग्निफिकेशन, पता है। तो एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज करता है। अभी बायो मैग्निफिकेशन छोड़ो, एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज करता है। क्यों, क्योंकि 10% ही एनर्जी ट्रांसफर हो पाता है। तो यहाँ पे यही बात ना लिखा है, व्हाट इज 10% लॉ, यही है। 10% लॉ इज ऑल्सो नोन एज द 10% रूल फॉर एनर्जी ट्रांसफर, बात सही है। 10% रूल होता है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल के अनुसार ओनली 10% ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन ए फूड चेन। ये क्या है, फूड चेन तो है, कोई फूड चेन में क्या होता है, एक से दूसरे की ओर केवल 10% एनर्जी ही जा पाता है। इसी कारण क्या कहा जाता है, शाकाहारी खाइए, शाकाहारी में क्या है, ज्यादा एनर्जी है, जबकि यहाँ जाते जाते इसको तो 10% ही मिल पा रहा है, और उससे हम लोग को और कम मिलेगा। ठीक है, ये है। इसकी ये तो लिखो दो कि 10% एनर्जी लॉ में, उसके बाद क्या करोगे, फिगर बनाओगे, कौन वाला, वही ट्रॉपिक लेवल वाला, ट्रॉपिक लेवल, ये वाला फिगर बनाएंगे 10% एनर्जी में भी। देखो किस तरीके से दिखाया जा रहा है, अलग अलग ट्रॉपिक लेवल है, सन ऊर्जा दे रहा है, फूड चेन नीचे प्रोड्यूसर है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्सरी, ये 10% एनर्जी इसको मिल रहा है, 10% ऐसा करके फिगर दिमाग में सेट कर ले, क्वेश्चन आएगा तो बना देंगे। एक क्वेश्चन कहीं और हो सकता है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बताए थे। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, विल द लेवल ऑफ द मैग्निफिकेशन कैन बी डिफरेंट एट द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल ऑफ द इकोसिस्टम। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है कि प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस या कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल या पॉइजनस सब्सटेंस इन अ फूड चेन। बताए थे इंक्रीज होता है, कैसे बताए थे, मछली उछली वाला बना के, भूल गए, वो मछली जो नहीं पढ़ोगे तो ऐसे ही बोलोगे। तो ये फिगर भी बना के दिखा दोगे, बताए थे ना कैसे इंक्रीज होता है, जाके देख लेना, वही बात है। तो बोलना हाँ इम्पैक्ट होता है, अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पे अलग अलग मैग्निफिकेशन लेवल अलग अलग होता है, क्योंकि इससे इसमें जाएगा तो ज्यादा 220, 20, 40 ppm ऐसा करके बताए थे। तो पहले तो इसका डिफिनीशन लिख देंगे और उसके बाद ऐसा फिगर भी बना के दिखाएंगे एग्जामिनर को कि देखिए ये क्या है, ट्रॉपिक लेवल मान लीजिए 1 है,
मछली फिश जो भी दिखाना शार्क उर्क बना के अच्छा नंबर में तो दिखा सकते हो, कम नंबर हो तो ऐसे डायरेक्ट लिख देना। और किस तरीके से इम्पैक्ट करता है हमने पीछे थ्योरी में बता चुका है ये बात, तो आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। इस तरह हुआ ये चैप्टर पूरा समाप्त, इससे बस हो गया। चैप्टर से इतने क्वेश्चन पूछता है, पूरा क्या हो गया समाप्त। 1-2 MCQ पूछते हैं। मान लीजिए ट्रॉफिक लेवल में नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होता है, एनर्जी इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है कि कांस्टेंट? डिक्रीज होता है एनर्जी। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछ रहा है, ट्रॉपिक लेवल में नीचे से ऊपर जाएंगे या फूड चेन में नीचे से ऊपर जाएंगे तो बायोमैग्निफिकेशन में मैग्निफिकेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है कि डिक्रीज? इंक्रीज होता तो है। याद रखेंगे बायोमैग्निफिकेशन जहरीला चीज क्या होता है, इंक्रीज बढ़ता है, जबकि एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज हो तो जाता है। कहाँ इंक्रीज कहाँ डिक्रीज होता है, पता है ना? हाँ। ठीक है, फूड चेन ज्यादा स्टेबल है कि फूड वेब? फूड वेव। फूड वेब, कि उसके पास और भी ऑप्शन है। बाय, ऑल द बेस्ट। सारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।